क्या दुबई में इन्वेस्ट करने से आपको बेटर आरओआई मिलता है कंपेयर टू इंडिया? अगर आप इंडिया में आज के टाइम पे 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में डालते हो तो आपको इंडिया में आरओआई ज्यादा मिलेगा, या फिर वही सेम 2 करोड़ आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट में डालते हो तो 5 साल बाद आरओआई आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा या फिर आपको दुबई में मिलेगा? और मैं ये आरओआई बात करूँ नेट आरओआई, आपका आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेज, आपका टीडीएस हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, सारे टैक्स पे करने के बाद मुझे नेट टू नेट आरओआई इंडिया में ज्यादा मिल रहा है या फिर दुबई में? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इनटू दिस वीडियो। फर्स्टली हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं मैं आज एक कोई अच्छे लोकेशन पे, मान लो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन लोकेशन में प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं तो एवरेज मिनिमम 2 करोड़ की तो मान के चलो उतना तो लगेगा ही, ठीक है। हमारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की प्राइस हो गई, ठीक है, जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ मार्केट में, ठीक है। अब इंडिया में जब आपको पता ही होगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो तो उस पर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी 7 से 8% आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अगर मैं 7 से 8% निकालू तो रफली मेरा 14-15 लाख रुपए मुझे स्टैम्प ड्यूटी जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 14-15 लाख रुपए मुझे स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ठीक है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मुझे 5 से 6% मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ता है, जो कि नॉट रिफंडेबल होता है। तो रफली मुझे 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है एज अ स्टैम्प ड्यूटी, एज अ जीएसटी, ठीक है, और एज अ टीडीएस, ठीक है। तो टोटल जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया। अब क्योंकि मैं 5 साल का एग्जांपल ले रहा हूं कि मुझे कितना आरओआई मिलेगा, तो अगर मैं इस जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मैं आज मार्केट में डालता हूँ रेंट पे, तो मुझे कितना रेंटल इनकम मिलेगा, कितना रेंटल यील्ड मिलेगा? रेंटल यील्ड क्या होता है? बेसिकली रेंटल यील्ड वो होता है कि आज मैं प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूँ तो 1 साल बाद मुझे जो टेनेंट है, ठीक है, जो किराएदार है, वो कितना रेंट देगा। तो इंडिया में वो रफली अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए आपको ईयरली रेंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का रेंटल यील्ड 1.5 से 2% एवरेज है। बट मैं क्योंकि आपको बेस्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ तो मैं यहाँ के लिए जो हमारा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने ली है मैं उसको अज्यूम करो कि वो बेस्ट लोकेशन पे है, ठीक है, तो उसमें मुझे 3% का रेंटल इनकम मिल रहा है। तो 2 करोड़ पे अगर मुझे 3% का रेंटल इनकम ईयरली मिल रहा है तो वो 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ये आपका 6 लाख फर्स्ट ईयर का रेंटल इनकम हो जाएगा। नाउ अगले साल में मेरा रेंट बढ़ेगा, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेंगे तो अगले साल मेरा रेंट हो जाएगा 6.6 लाख। फिर थर्ड ईयर में मेरा जो रेंट हो जाएगा 7.2 लाख, जो कि आपको पता है हर साल रेंट तो इंक्रीज होता ही है, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर में 7.8 लाख हो जाएगा। तो मैं एवरेज ले रहा हूँ, अगर 5 साल का एवरेज लूँ तो मेरा 7.2 लाख, ठीक है, एवरेज रेंट आ रहा है, जो कि मैं अगर 5 साल से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 लाख रुपए, ठीक है, 36 लाख रुपए मुझे रेंट में मिल रहे हैं, ठीक है। ये ग्रॉस रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे 36 लाख रुपए 5 साल बाद रेंट मिल रहा है, ठीक है। उसमें से क्योंकि ये ग्रॉस रेंटल इनकम है, ये मेरा एज अ इनकम काउंट होगा, ठीक है, तो इस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मैं इस वीडियो के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि जो पर्सन है वो हाई इनकम टैक्स स्लैब में आता है, उसको 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं 36 लाख अगर 10% निकाल दूं जो कि 10,80,000 हो रहा है तो ये हमारा टैक्स हो जाएगा, ठीक है, जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो मेरा जो नेट रेंटल इनकम आ रहा है वो 25,20,000 रुपए, ये मेरा नेट रेंटल इनकम 5 साल बाद इतना आ रहा है। अब इसमें जो रेंटल इनकम ये है, ये मेरा रेंटल इनकम होगा, ठीक है। तो आज मैंने जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, इसको मैं अगर 5 साल बाद बेचता हूँ मार्केट में तो उसका मुझे इजीली में इंडिया में 3 करोड़ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं एवरेज करता हूँ 10% एप्रिसिएशन मिनिमम तो होता ही होता है, ठीक है। तो 2 करोड़ का मैंने प्रॉपर्टी ली और 3 करोड़ में मैं उसको बेच रहा हूँ। ग्रॉस कैपिटल गेन जो मेरा हो जाएगा वो रफली 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 साल बाद जो मुझे ग्रॉस कैपिटल गेन हो रहा है वो 1 करोड़ का मुझे ग्रॉस कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ मुझे इस ग्रॉस कैपिटल गेन पे कितना मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो एज पर न्यू रूल आपको 12.5% आपका जो भी कैपिटल गेन होता है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। सो जो मुझे कैपिटल गेन पे जो टैक्स पे करना है, ठीक है, तो वो रफली अगर मैं 1 करोड़ का 12.5% लूं तो वो 12.5 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरा जो नेट कैपिटल गेन हुआ वो कितना हुआ? 87.5 लाख। 1 करोड़ में से 12.5 लाख मैंने माइनस कर दिया जो मेरा कैपिटल गेन टैक्स है, तो मुझे रफली 87.5 लाख का नेट कैपिटल गेन हुआ। और यहाँ पे जो हमें 25,20,000 का नेट रेंटल इनकम मिला था हमें, अगर मैं उसको नेट कैपिटल गेन में जो 25,20,000 मैं ऐड कर दूं, टोटल प्रॉफिट जो मुझे 5 साल बाद हो रहा है दैट इज 1,12,70,000 रुपए, ठीक है। आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्स एंड एवरीथिंग मुझे 1,12,70,000 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, उस पे मुझे 1,12,00,000 का 12,70,000 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जो कि रफली 50% आप आरओआई बोल सकते हो। अगर मैं उसको 5 साल से डिवाइड कर दूं तो वो
10% आपका ईयरली आपको ROI बेसिकली मिल रहा है इंडिया में। अगर आप 2 करोड़ की या फिर 1 करोड़ की एनी प्रॉपर्टी अमाउंट आप एग्जांपल ले सकते हो, बट रफली आपको 10% ROI मिल रहा है टॉप लोकेशन में, जैसे मुंबई, दिल्ली या फिर अदर लोकेशंस हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दुबई।